लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि 498A के मिसयूज को लेकर के कुछ पीड़ित पुरुषों के द्वारा कुछ एनजीओज की मदद से देशव्यापी पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। यहां तक कि कुछ पुरुषों और एनजीओज के द्वारा पुरुष आयोग की मांग भी की जा रही है और इस मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर कई बार डेमोन्स्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। शायद इसी का नतीजा है कि न्यायालयों के दिमाग में भी ये बात आने लगी है कि 498A का मिसयूज किया जा रहा है। मैं यहां पर एक बात आपको बताता चलूं कि 498A हो या कोई भी कानून हो, किसी भी कानून की कोई भी धारा हो, मिसयूज हर कानून का और हर धारा का होता है। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि जेन्युइन केसेस नहीं होते। दहेज की मांग करना और दहेज की मांग को लेकर के महिलाओं को टॉर्चर करने की घटनाएं भी हमें आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो अभियान पूरे देशव्यापी पैमाने पर चलाया जा रहा है कुछ एनजीओज और कुछ पुरुषों को लेकर के, शायद उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ सालों से ये बात देखने में भी आ रही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और विभिन्न हाई कोर्ट्स के द्वारा भी लगातार कॉन्सिस्टेंटली 498A के खिलाफ आदेश पारित किए जा रहे हैं। मैंने खुद पिछले महीने 2 से 3 वीडियोस 498A की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने के संबंध में बनाए हैं और लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा भी है। अभी 8 अप्रैल 2022 को फिर से ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा 498A के एक केस को रद्द करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। आज के इस एपिसोड में मध्य प्रदेश के उसी आदेश के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। जोड़े रहें आखिरी तक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया है। साथियों, इस मामले में भी महिला के द्वारा दहेज की मांग किए जाने और दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित किए जाने को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर को दर्ज कराने से पहले पति के द्वारा डाइवोर्स का मुकदमा भी फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दिया गया था और यहां तक कि हस्बैंड के फादर यानी महिला के ससुर के द्वारा महिला के विरुद्ध एक 406 की एफआईआर भी दर्ज करा दी गई थी। जब ये 498A की एफआईआर महिला के द्वारा दर्ज करा दी जाती है तो ससुराल वाले उस एफआईआर को ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी में चैलेंज करते हैं। यह जो नंबर था 482 का, वो था 47904/2019, जिस पे अभी 8 अप्रैल को आदेश पारित किया गया। जस्टिस आर.के. श्रीवास्तव की बेंच के द्वारा इस मामले में निर्णय दिया गया। साथियों, जो महत्वपूर्ण बात कही गई माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह मामला महिला के द्वारा ससुराल वालों के विरुद्ध बदला लेने की नीयत से दर्ज कराया गया, प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराया गया। हाँ दोस्तों, रिवेंज, बदला लेने की नीयत से दर्ज कराया गया। साथियों, यह भी कहा गया कि इस मामले में सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं, यानी जनरल आरोप लगाए गए हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया। इस बात को लेकर के लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर जनरल आरोप हैं कि दहेज की मांग करते थे, फला फला लोग मांगते थे, मारपीट करते थे, तो यह इस तरीके के आरोपों के आधार पर 498A की कार्रवाई नहीं चलेगी। स्पेसिफिक आरोप लगाना होगा कि ससुराल के किस सदस्य के द्वारा किस तरह की डिमांड की जाती थी और किस तरह से टॉर्चर किया जाता था। अगर कोई स्पेसिफिक डेट ऑफ इंसिडेंट है तो उन डेट ऑफ इंसिडेंट्स का भी खुलासा करना पड़ेगा। तो इस केस में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा कहा जाता है कि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, सर्वव्यापी यानी जनरल एलिगेशन से लगाए गए हैं। ऐसी स्थिति में ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने पाया कि यह एफआईआर पूरी तरीके से ससुराल वालों के विरुद्ध बदला लेने की नीयत से दर्ज कराई गई है, प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराई गई है और यह कहते हुए 8 अप्रैल को इस एफआईआर को रद्द कर दिया और इसके बाद इसमें जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसको भी ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो साथियों, मैं समझता हूं कि जानकारी जरूर आपके काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं।
आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।